Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So in this particular lecture, we shall study the individual separation of lanthanide salts by modern methods. And this is the part 3 of the lanthanide lecture series. नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स और उनमें हम यूज़ करते हैं मोस्टली सच एज क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की आप आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले ये हम टाइप पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मेथड। देखें, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे वो एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले एक्सप्लेन जो है वो पिछले कोर्स में आपको करवाया था। तो देखिए, ये इस तरह कॉलम होता है, इसमें हम जो है यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ होता है और ऊपर से अपना मिक्सचर जो है वो डालते हैं और साथ ही जो है वो हम इसमें मोबाइल फेज़ भी ऐड करते हैं। तो मोबाइल फेज़ जो है वो सोल्यूशन जो आपका होता है मिक्सचर जिसको आपने सेपरेट करना है उसको स्टेशनरी में से पास करवाता है। इस प्रोसेस को इल्यूशन कर कहते हैं और नीचे हमें डिफरेंट जो है वो फ्रैक्शंस मिलेंगे। अब अगर आप देखें कि जो आपका मिक्सचर शुरू में आपने लोडेड सैंपल जो है वो यहाँ पर डाला था तो वो सेपरेट हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जो एल्यूट आउट हो रहा है कंपाउंड वो ग्रीन कलर का हो रहा है। ग्रीन कलर का जो कंपाउंड एल्यूट आउट हो रहा है इसका मतलब है इस ग्रीन की मोबाइल फेज़ के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है और स्टेशनरी फेज़ के साथ इंटरेक्शन कम है, इसलिए वो पहले निकल रहा है। वेयर एज ये जो ब्राउन है ये बाद में निकल रहा है। उसकी वजह क्या है कि इसकी स्टेशनरी फेज़ के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है और मोबाइल फेज़ के साथ इंटरेक्शन कम है। तो इस तरह हम इंडिविजुअल सेपरेशन कर लेते हैं। बिल्कुल यही फिनोमिना जो है वो हम यूज़ करेंगे इंडिविजुअल सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स में। तो यहाँ पर ये जो स्टेशनरी फेज़ है वो हम किस तरह का यूज़ करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, अब हम उसकी डिस्कशन करते हैं। सो इफ़ यू सी कि ये हमने एक पॉलीमर बनाया है जिसमें ये मोनोमर्स हैं आपके, ठीक है। ये एक है स्टायरीन है और एक ये है डाइविनाइल बेंजीन। ये स्टायरीन को अगर आप पॉलीमराइज़ करें तो ये वही कप बन जाते हैं जिनमें आप अक्सर ये चाय वगैरह जो है वो डिस्पोजेबल कप यूज़ करते हैं, तो वो स्टायरीन के बने होते हैं। तो इसमें इसको हम वाइनाइल बेंजीन भी कहते हैं। अगर दो ग्रुप लगा दें तो ये डाइवाइनाइल बेंजीन बन जाएगी और फ्री रेडिकल रिएक्शन के ज़रिए ये इस तरह का जो है वो एक क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन जो है वो बना देंगे। इस पॉलीमर का वो कप बना होता है चाय का। तो ये आपकी जो है वो रेज़न एक बनेगी, पॉलीमर बनेगा और ये जो है दैट विल एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज़। नाउ इफ़ यू इमेजिन कि यहाँ पर ये जो स्टेशनरी फेज़ हमने शो किया गया है ये वही रेज़न जो है वो मटेरियल है। और अब हम इस स्टेशनरी फेज़ में एक मॉडिफिकेशन करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट एज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और वो मॉडिफिकेशन ये है कि अगर हम यहाँ स्टायरीन के साथ यहाँ पर एक ग्रुप लगा दें विच इज़ सल्फोनिक एसिड ग्रुप और SO3H, वो यहाँ पर लग जाएगा और फिर जब डाइविनाइल बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इन पोजीशंस पर जो है वो आपका सल्फोनिक एसिड ओवरऑल आ जाएगा SO3H। नाउ दिस इज़ अ स्ट्रॉन्गली एसिडिक केटाइन एक्सचेंज रीजन। अब हम ये सिंपल रीजन नहीं रहेगी, अब ये केटाइन एक्सचेंज रीजन बन जाएगी। इस तरह एनाइन एक्सचेंज रीजन भी जो है वो बन जाएगी। इसमें अगर आप देखें कि क्लोराइड जो है वो रिप्लेसेबल है, इसको केटाइन एक्सचेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये H+ जो है वो रिप्लेसेबल है। ये रिप्लेस किससे होंगे? ये हमारे लैंथेनाइड के साल्ट से जो है वो होंगे। नाउ इफ़ यू इमेजिन कि अगर आप इसको फिल कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब नेगेटिव ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे। जैसे ही लैंथेनाइड पॉजिटिवली चार्ज आएगा वो इन नेगेटिव ग्रुप्स के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर बाहर कौन सा पहला निकलेगा और सबसे बाद में कौन सा आएगा, दैट आल्सो डिपेंड्स कि यहाँ पर फर्मली कौन सी स्पीशी जो है वो इसके साथ अटैच रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लैंथेनम से यूरोपियम तक जाएंगे तो जैसे हमने पहले बताया था कि लैंथेनम जो है वो ज़्यादा बेसिक इन नेचर है और यूरोपियम जो है वो लेस बेसिक इन नेचर है। तो इससे होगा क्या कि क्योंकि यहाँ पर ये आयनिक इंटरेक्शन है तो लैंथेनम भी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, बेसिक इन नेचर है, तो लैंथेनम जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड करेगा और जो यूरोपियम है वो सबसे लेस हेल्ड जो है वो यहाँ पर करेगा।
तो उससे होगा क्या कि जब हम इल्यूशन करेंगे बाय यूजिंग आवर मोबाइल फेस, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका यूरोपियम जो है वो निकलेगा, क्योंकि उसकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेस के साथ कम है, क्योंकि यूरोपियम जो है वो एसिडी की नेचर है, साइज़ उसका स्मॉल है और वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है या कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। लेकिन जो लैंथेनम है साइज़ उसका बड़ा है, वो बेसिक करैक्टर है उसमें, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो वो ज़्यादा देर यहाँ पर होल्ड करके रखेगा। बस इसी इंटरेक्शन के डिफरेंस से जो है वो हम इंडिविजुअली लैंथेनम से यूरोपियम तक जो है वो कंपाउंड्स को सेपरेट कर लेंगे। तो यही जो है वो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, ठीक है, कि लैंथेनम जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्गली हेल्ड करें। अब जो इल्यूशन के लिए हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे उसको हम इल्यूएंट या इल्यूटिंग एजेंट कहते हैं। वो कोई भी चीज़ अमोनियम सिट्रेट यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ल्यूटीशियम जो है वो सबसे लूजली हेल्ड करता है, तो ल्यूटीशियम जो है वो आपके अमोनियम सिट्रेट के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले बाहर आएगा। सो ल्यूटीशियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स विल कम्स आउट फर्स्ट, वेयर एज लैंथेनम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो लास्ट में आएगा। और इस तरह जो है वो हम उनकी सेपरेशन कर लेंगे। ये यहाँ पर जो है वो डायग्राम बनी हुई है। इसमें यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर लॉरेंसियम है और यहाँ पर यूरोपियम है, तो गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, होल्मियम, अर्बियम, थलियम, यटर्बियम, ल्यूटीशियम। तो ये ल्यूटीशियम जो है वो सबसे पहले आ रहा है, सबसे कम ड्रॉप्स में आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि ल्यूटीशियम जो है वो लीस्ट बेसिक एंड मोर एसिडिक है, तो इसकी बिल्कुल भी इंट्रैक्शन नहीं होगी आपके आयनिक कंपाउंड्स के साथ जो कि स्टेशनरी फेज पर हैं, तो इसलिए ये बहुत थोड़े ड्रॉप्स ऑफ ल्यूएंट के साथ ये बाहर निकल आएगा। लेकिन यूरोपियम जो है विच इज़ क्वाइट बेसिक एज़ कम्पेयर टू लॉरेंसियम, तो अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में तो यूरोपियम यहाँ पर है और लॉरेंसियम यहाँ पर है, ल्यूटीशियम यहाँ पर है। तो यूरोपियम जो है वो ल्यूटीशियम के मुकाबले में ज़्यादा बेसिक है, तो इसकी फर्मनेस जो है वो रहेगी। तो इस तरह ये ग्राफ जो है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करें। सो इन दिस वे आयन एक्सचेंज यूज़ करके हम इंडिविजुअल सेपरेशन जो है वो कर लेते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर मेथड जो है इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, और इसको हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। solvent extraction method is also called as liquid extraction। तो देखें इसमें जो आपके लैंथेनाइड्स होंगे वो लिक्विड में होंगे और ऊपर से हम जो है वो एक और लिक्विड ऐड करेंगे, तो वो आपके जो नाइट्रेट्स हैं वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इफ़ यू सी दिस डायग्राम, तो ये एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो हम एक सेपरेटिंग फनल में करते हैं। ये नीचे से हम नॉब जो है वो ओपन कर देते हैं और एक सॉल्वेंट को दूसरे से रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें कि कंसीडर करें कि ये लैंथेनाइड के नाइट्रेट्स हैं और ये जो है वाटर मीडियम है या एक्वस मीडियम में है, तो हम ऊपर से जो है वो एक ऑर्गेनिक मीडियम जो है वो ऐड करेंगे। ये जो ऑर्गेनिक मीडियम होगा ये इनमिजिबल होगा विद यूर ऑलरेडी कंटेनिंग लिक्विड, यानी कि वाटर में ज़ाहिर है ये मिक्स नहीं होगा। इसके बाद इस स्टेज पर हम इनको यहाँ पर रैपिडली शेक करेंगे। आफ्टर सम टाइम फिर ये दोनों लेयर्स जो हैं वो दोबारा आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि वो इनविजिबल हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच होगा क्या कि स्लोली जो आपके लैंथेनाइड्स हैं वो मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे इनटू ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो अल्टीमेटली सारे जो कंपाउंड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ऑर्गेनिक लेयर में शिफ्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले ऊपर वो मूव करेंगे जिनकी इंटरेक्शन जो है वो इस ऑर्गेनिक फेज के साथ जो है वो ज़्यादा होगी और इस एक्वस मीडियम के साथ कम होगी। तो इस बेस पर हम जो है वो सेपरेट कर लेते हैं इंडिविजुअल लैंथेनाइड के साल्ट्स को। तो इसमें जो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं ट्राई एन ब्यूटाइल फॉस्फेट जो है हम इसको यूज़ करते हैं। और ये ट्राई एन ब्यूटाइल फॉस्फेट जो होता है इसको हम कैरोसिन और ज़ाइलीन के सोल्यूशन में मिक्स करके यूज़ करते हैं और इसके साथ जो है वो आपके लैंथेनाइड नाइट्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पर ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो जब बन जाता है तो ऑर्गेनिक मीडियम में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ
ट्राई एन ब्यूटाइल फॉस्फेट्स, तो 3 ब्यूटाइल ग्रुप जो हैं वो फॉस्फेट के साथ अटैच होते हैं। नो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम फिर एक रेशो जो है वो चेक करते हैं। दिस रेशो इज़ आल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, और इसको हम जो है वो एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज लैम्डा। तो ये डिफाइन होता है कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन वन सॉल्वेंट एंड ओवर टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अदर सॉल्वेंट। तो ऊपर जो है क्योंकि ऑर्गेनिक लेयर होती है, तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक फेज में जो आपकी लैंथेनाइड्स गए हैं वो रखते हैं, जबकि नीचे जो एक्वस मीडियम है उनको रखते हैं। अब ये किसी एक पर्टिकुलर मेटल आयन की इक्वेशन है। इसी तरह किसी दूसरी मेटल को आयन की इक्वेशन होगी तो उसका लैम्बडा जो है वो और होगा। तो इस तरह अगर हम उन दो को कंपेयर करें और लैम्बडा डैश ओवर लैम्बडा करें तो हमारे पास ये जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन का जो यहाँ पर आगे आंसर आता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 कि जो दो लैंथेनाइड एलिमेंट्स जो है, फॉर एग्जांपल सीरियम या प्रेसियोडार्मियम है या प्रोमिथियम या समारियम है, उनका यहाँ पर जो एवरेज सेपरेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू जो है वो 2.5 आती है। मीन्स के इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्राईएनब्यूटाइल फॉस्फेट यूज़ करें और इन कंडीशंस में हम जो है वो 95% आपका सोल्यूशन हो और यहाँ पर ट्राईएनब्यूटाइल फॉस्फेट यूज़ करें तो एक्सट्रैक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है वो 2.5 आएगी फॉर एडजेसेंट एलिमेंट। तो इसकी अगर हम बात करें तो अगर हम ये सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक स्पीशी लाइक सीरियम जो है वो यहाँ पर अगर डिज़ोल्व हो रहा है तो जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट है प्रेसियोडार्मियम फॉर एग्जांपल वो 2.5 टाइम इस तरह हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज़ करके इंडिविजुअल सेपरेशन जो है वो करते हैं लैंथेनाइड्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन मेथड है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। यू ऑल आर वेरी वेल नोन विद द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हम इस तरह जो है वो परफॉर्म करते हैं कि एक पेपर होता है और उसको हम सॉल्वेंट में जो है वो डिप करते हैं। ये पेपर जो है वो एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज, और सॉल्वेंट जो है जो कि मोबाइल फेज होता है वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए वो पेपर में ट्रैवल करता है। और इस तरह फिर जिस मिक्सचर की इंटरेक्शन आपके इस मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, और जिसकी जो है वो पेपर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है वो ज़्यादा ऊपर जो है वो नहीं जाएगा। तो इस बेस पर हम सेपरेशन जो है वो करते हैं। फिर इसी से रिलेटेड आपने जो है वो एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है। ये भी जस्ट लाइक जो है वो पेपर है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि बजाय पेपर के हम एक ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं और उस ग्लास प्लेट पर हम कोटिंग करते हैं स्टेशनरी फेज की। ये कोटिंग कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, डायटोमेशियस अर्थ हो सकती है, तो इसको डिप करते हैं और बाकी सारा फिनोमेना जो है वो सेम है। थिन लेयर इसलिए कहते हैं कि हम थिन लेयर जो है वो खुद इसमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वहाँ पर पेपर होता है, यहाँ पर जो है वो फिर दूसरी डिफरेंस ये है कि ये एड्जॉर्प्शन टाइप है कि यहाँ पर जो हम स्टेशनरी फेज जो है वो प्लेस कर रहे हैं वो प्योर सॉलिड है, वेयर एज जो आपका मोबाइल फेज है लिक्विड है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें जो पेपर जो है वो सेलुलोज का बना होता है और सेलुलोज जो है वो 90% वाटर होता है। तो इसलिए इसमें हम कहते हैं कि मोबाइल फेज भी लिक्विड है और स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है जो कि हेल्ड किया हुआ है पेपर के ऊपर। तो इसलिए इसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है वो कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम एक जो है वो यूज़ करते हैं रिटेंशन फैक्टर, उसको कहते हैं RF। RF क्या होता है कि डिस्टेंस मूव बाय सोल्यूट ओवर डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट। अब देखें फॉर एग्जांपल ये रेड डॉट है, इसने पॉइंट ऑफ स्टार्ट से जो है वो 2 सेंटीमीटर मूव किया है और सॉल्वेंट ने जो है वो 10 सेंटीमीटर मूव किया है। तो इसकी RF वैल्यू क्या होगी 2/10। इसी तरह हम जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए लैंथेनाइड्स को भी सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पेपर जो है वो इसका ब्रांड नेम है CRL1 पेपर है, और इसको जो है वो हम ट्रीट करते हैं विद 0.1 मोलर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड्स। और इसी तरह हम जो है वो इसमें भी RF वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और जो हम इसमें इल्यूशन के लिए सॉल्वेंट या जो मोबाइल फेज हम इसमें यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं HCl या हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
तो इफ़ यू सी यहाँ पर हमें डिफरेंट RF वैल्यूज़ जो हैं वो मिली हुई हैं। तो इसमें अगर आप देखें लेंथनम की वो RF वैल्यू है 0.92। इसका मतलब है लेंथनम जो है वो ज़्यादा ऊपर तक पेपर में मूव किया है एज़ कम्पेयर टू सीरियम, ट्राजियम, डायमियम। तो इस तरह इंडिविजुअल सेपरेशन जो है वो हो जाती है आपके लैंथेनाइट के साल्ट से। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में हम ये देखें कि जो मोबाइल फेज़ है वो हम गैस यूज़ करते हैं और जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो इस कॉलम के अंदर जो है वो फिल होता है। तो अब क्योंकि हम मोबाइल फेज़ यूज़ कर रहे हैं गैस, तो गैस को इस कॉलम में से पास करवाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ और एसेसरीज़ चाहिए, जैसे कि यहाँ पर पंप चाहिए और यहाँ पर सैंपल जो है वो हम इस सिरिंज के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं और गैस इसमें से मूव करती है, प्रेशर डालती है और यहाँ पर फिर आके डिटेक्टर है और कंप्यूटर लगा होता है। तो ये एक सिंपल सा सेटअप है गैस क्रोमेटोग्राफी का। तो यहाँ पर कैरियर गैस जो है वो हमें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कि वो हाइड्रोजन भी होती है और हीलियम भी होती है। नाउ वन थिंग इम्पॉर्टेंट इज़ कि यहाँ पर जो मिक्सचर है वो यहाँ पर है तो लिक्विड की फॉर्म में, लेकिन अल्टीमेटली ओवन के अंदर इसको हाई टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि फिर पीछे से जो गैस आ रही है जो कि कैरियर गैस है वो आपका जो लैंथेनाइट्स के साल्ट होंगे जो कि गैस में कन्वर्ट होंगे उनको इसके अंदर मिक्स करके जो है वो मूव करेगी। तो अगेन फिनोमेना वही है कि जिसकी इंटरेक्शन इस गैस के साथ ज़्यादा होगी या मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो पहले बाहर निकल आएगा और उसकी पीक यहाँ पर पहले निकल आएगी, या हम कहेंगे कि बहुत टाइम जो है वो जल्दी निकल आएगी या बहुत कम गैस के वॉल्यूम पर वो पीक निकल आएगी। लेकिन जिसकी इंटरेक्शन सॉलिड फेज़ के साथ ज़्यादा है या स्टेशनरी फेज़ के साथ है वो बाद में उसकी पीक आएगी। तो इस तरह हम इंडिविजुअल सेपरेशन लैंथेनाइट्स की कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है लैंथेनाइट के साल्ट्स को क्योंकि हमने गैस में कन्वर्ट करना है तो हम इसको गैस में कन्वर्ट करते हैं और इनके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं THD के साथ। तो व्हाट इज़ THD? THD इज़ एक्चुअली 2266 टेट्राइथाइल 135 हेप्टेन डाइओन। इफ़ यू सी ये उसका जो है वो स्ट्रक्चर है और अगर आप देखें कि ये डाइओन है और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं ये एक्चुअली लैंथेनाइट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सो एक्चुअली ये लिगेंड का तौर पर वर्क करता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ये लैंथेनाइट के जो साल्ट्स हैं उनको जब लैंथेनाइट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो अल्टीमेटली ये उसको गैसियस फॉर्म में ले जाएगा और फिर हम इसकी गैस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हर साल्ट की सेपरेशन जो है वो या हर एलिमेंट की सेपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये हमें यहाँ पर रिटेंशन टाइम इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स मिला है और इस तरफ को आयनिक रेडियाई जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखें कि हम बैक जा रहे हैं न्यूडियमियम, प्रोमिथियम, स्मारियम, यॉर्पियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, अर्बियम, थलियम, ल्यूटेरियम, लुटेशियम। तो इसको आप इस तरह रखें कि लैंथेनम जो है वो इस एंड पर होगा और ल्यूटेशियम जो है वो इस एंड पर होगा। तो जो कम साइज़ वाले आपके जो है वो लैंथेनाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो इस साइड वाले लैंथेनाइट्स हैं इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाया है विद THD, जिसकी वजह से ये पहले ल्यूट आउट हो जाते हैं और बहुत कम रिटेंशन टाइम है। वेयर एज जो आपके लैंथेनम सीरियम शुरू वाले एलिमेंट्स हैं तो अगर आप देखें यॉर्पियम जो है वो काफ़ी देर बाद ल्यूट आउट हो रहा है। व्हाट इट मीन्स कि क्योंकि यॉर्पियम जो है दैट इज़ बेसिक इन नेचर या नियोडियमियम, स्मारियम, दे आर बेसिक इन नेचर और बेसिक जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। वेयर एज THD यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसकी इंटरेक्शन THD के साथ इतनी नहीं है। जब नहीं है तो ये स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगी और इनका रिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो देखें 14 और 18 मिनट बाद यहाँ से जो है वो डिटेक्टर तक पहुँच रहे हैं। वेयर एज जो ल्यूटेशियम है वो फ़ौरन ही पहुँच जाता है। तो इस बेस पर हम इंडिविजुअल सेपरेशन जो है वो करते हैं बाय यूजिंग गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है जो हमने यहाँ पर GCA में जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है। तो इसमें हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं EDTA के साथ। अब EDTA जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो भी कोवलेंट इन नेचर है।
तो ये जो log k है ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उस कॉम्प्लेक्स का। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है log k की वैल्यू बढ़ रही है। व्हाट इट मीन्स कि जिस तरह हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो EDTA के साथ इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनता है। वो इसलिए क्योंकि इनका साइज़ स्मॉल है, कोवलेंट नेचर इनमें ज़्यादा है और ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विद EDTA। लेकिन जो शुरू वाले एलिमेंट्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और ये कोवलेंट इंटरेक्शन इनमें नहीं है, तो EDTA के साथ ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो इसी वजह से अगर आप देखें ये हमें ग्राफ मिल रहा है, तो अगर आप देखें कि लैंथनम सीरियम जो है उनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत कम है, वेयर एज जो लुटीशियम है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद EDTA और सम अदर ऑक्सालेट आयन। तो इस तरह इस स्टेबिलिटी की बेस पर जो है वो हम कंपाउंड्स को जो इंडिविजुअल लैंथेनाइड के एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये तो सेपरेशन हो गई। सो आपने जैसे टाइट्रेशन भी की है EDTA की, तो आपको पता है कि EDTA और मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है वो बेसिक pH पर बनता है। तो अगर आप उसमें एसिड डालेंगे भी तो कॉम्प्लेक्स ब्रेक कर जाएगा। तो अगर आपके पास ये डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो इनके मौजूद हैं EDTA के साथ, अगर आप उसमें एसिड डालेंगे तो क्योंकि लैंथेनम का EDTA के साथ पहले ही कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत वीक होता है, तो सबसे पहले ये लैंथेनाइड फ्री होगी और बहुत कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाते जाएंगे तो आखिर में जो है वो लुटीशियम का कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक करेगा। तो इस बेस पर हम इंडिविजुअल आयंस जो है उनको सेपरेट कर लेंगे। तो ये था इंडिविजुअल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जिसमें हमने ओल्ड मेथड्स भी पढ़े हैं और जिसमें हमने जो है वो न्यू मेथड्स भी इसमें हमने पढ़े हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है इस लेक्चर में कि एसिडिक क्रैकिंग में और बेसिक क्रैकिंग में हमने जो गैंग मटेरियल है उसको रिमूव किया है और उसको ओपन अप किया है, इसको वाटर सॉल्युबल बनाया है या इनके नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स बनाए हैं। उसके बाद हमने इनकी इंडिविजुअल सेपरेशन की है। ओल्ड मेथड्स में हमने फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, फ्रैक्शनल थर्मो डिकम्पोजिशन और चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन यूज़ की। वेयर एज मॉडर्न मेथड्स में हमने आयन एक्सचेंज यूज़ की। उसके बाद हमने जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लास्ट में हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ज़रिए इनकी सेपरेशन की। तो अब तक जो लैंथेनाइड के साल्ट्स हैं वो डिफरेंट सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो साल्ट्स हैं। अभी हमने इनको प्योर ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल में कन्वर्ट करना है, फिर वो प्योर मेटल में कन्वर्ट होंगे और फिर हम उनकी एप्लीकेशन जो है वो स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। If you have any question, let me know. Okay, thank you. Allah Hafiz.